नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आपकी जेब से जुड़ा, आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा, आपकी सेविंग से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा लेकर हम आपके सामने जुड़े हैं। उस पर चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण जी मेरे साथ मौजूद हैं। दरअसल आरबीआई ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने एक और कोऑपरेटिव बैंक है जिसके ऊपर बैन लगा दिया। तो जल्दी से पहले ये मामला समझते हैं, कौन सा बैंक है, कितना बड़ा मुद्दा है, पहले उसकी डिटेल समझते हैं, फिर समझेंगे कि इसके कारण क्या हैं और अब जो इसके डिपॉजिटर हैं या फिर जो ग्राहक हैं बैंक के, उनके पास क्या विकल्प है वो भी आपको बताएंगे। तो सर, पहले तो यही बताइए कौन सा बैंक है, क्या गाज गिरी है, क्यों ऐसा मामला सामने आया? देखिए, बैंकों के डूबने की कहानी में एक और नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। ये मुंबई बेस्ड बैंक है, महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, महाराष्ट्र में कारोबार है। और इसको लेके आरबीआई ने इस पर प्रोहिबिटरी एक्शन लगा दिया है। सुपरविजन के दायरे में ये बैंक आ गया है आरबीआई के, यानी रिजर्व बैंक के। और बैंक को किसी भी तरह का लोन, कोई भी एडवांस जारी करने से रोक दिया है। बैंक को किसी भी डिपॉजिट से पैसा निकालने से रिजर्व बैंक ने रोक दिया है। तो ये बड़ी खबर है। इसके लाखों जो कस्टमर्स हैं उनके सामने एक बड़ा खतरा आ गया है। और अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस बैंक के जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वहां पे लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोग पैसा निकालने के लिए बैंक के बाहर खड़े हुए, लेकिन आरबीआई के एक्शन की वजह से अब शायद इन लोगों को लिए पैसा, अपना जो हार्ड अर्न मनी है, वो निकाल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं समझूंगा सर, ये जो लंबी लाइनें लगी हैं, लोगों की जी। जो कतारें हैं, उनके पास क्या विकल्प है। लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए कि आखिर क्यों ऐसे मामले सामने आते हैं, आरबीआई को क्यों ऐसे कड़े एक्शन लेने पड़ते हैं? ये बैंक क्या कर रहा था? जितने भी बैंकों पर एक्शन लिया जाता है, आखिर उनकी क्या कमी, क्या खामियां, क्या दिक्कतें होती हैं जिस वजह से ये कड़े एक्शन उनके ऊपर लिए जाते हैं? नहीं, देखिए, आज अगर हम न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो आरबीआई ने ये पाया अपनी निगरानी में कि इस बैंक के सामने लिक्विडिटी की क्राइसिस है, लिक्विडिटी इसके पास पर्याप्त नहीं है। और उसके बाद रिजर्व बैंक ने इसके किसी भी डिपॉजिट, करंट या सेविंग्स अकाउंट से डिपॉजिट्स को निकालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। बैंक अब कोई भी एडवांस नहीं दे सकता, अपनी एसेट्स को नहीं बेच सकता, किसी भी तरीके के अपने जो उसके पेमेंट है वो नहीं कर सकता। यानी पूरी तरह से जो बैंक्स के फंड्स का लेन देन है वो पूरी तरह से आरबीआई ने यहाँ पे रोक दिया है। इस तरह की जो गड़बड़ियां जो छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, या हमने पीछे भी कई मामले देखे जहां पर रिजर्व बैंक को एक्शन में आना पड़ा और उनको सुपरविजन में डालना पड़ा इन बैंकों को। कई दफा हमने ये भी देखा कि बोर्ड्स को सुपरसीड भी आरबीआई ने किया। तो इस तरह का जो बैंक की गड़बड़ियां या लिक्विडिटी की क्राइसिस है, उसके जद में आता हुआ ये बैंक दिखाई दे रहा है। मार्च 2024 तक लगभग 2500 करोड़ रुपए का इसके पास जो डिपॉजिट्स थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं, आपने जैसे कहा कि छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उन्हीं के ऊपर आरबीआई ने एक्शन लिया। मुझे याद है एक बार को तो येस बैंक के ऊपर भी ऐसा एक्शन बिल्कुल। आरबीआई की ओर से लिया गया था। लेकिन ज़्यादातर ये जो शिकंजे में आते हैं या फिर जिनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, वो छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स ही हैं। मैं विकल्पों की बात करूं, लोगों के पास क्या विकल्प है, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो ग्राहक हैं, लेकिन उससे पहले क्या इनके पास बाकी बैंकों के पास जाने का विकल्प नहीं है? आखिर क्यों लोग ये जो छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनकी तरफ जाने में, उनके पास, उनके साथ ट्रांजैक्शन करने में या अपने सेविंग्स वहां पे जमा करने के लिए क्यों लालायित होते हैं? आखिर क्या रीज़न है जिस वजह से कोई एसबीआई, कोई भी बड़ा दिग्गज सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी जैसा छोड़ के कोई कोऑपरेटिव बैंक को चुना जाता है अपनी हार्ड अर्न्ड, पूरी दुनिया भर की जो जिंदगी भर की मेहनत की कमाई होती है उसे इस तरह के छोटे कोऑपरेटिव बैंक में रखने के पीछे? देखिए, सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे मिलने वाला ब्याज जो है वो बड़े बैंक या जो ज़्यादा सेफर बैंक्स हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो लोगों की जो ज़्यादा कमाई का लालच है वो इन बैंकों में लेके जाता है। बहुत सारे संस्थान और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने खाते इन बैंकों में खोलते हैं। इनको चलाने को लेके देखिए, सवाल बहुत पहले से हैं, ये ताज़ा मामला कतई नहीं है। लेकिन हाल के सालों में आरबीआई इन बैंकों को लेके लगातार सख्ती करता रहा है। उन बैंकों पे, अलग अलग बैंकों को, कभी किसी पे बोर्ड को चेंज करना या दूसरे उन पे मेजर्स लगा देना कि आप लोन नहीं बांट सकते या डिपॉजिट नहीं ले सकते। इस तरह के आरबीआई के एक्शन हमने पीछे के कई सालों में देखे हैं। इसके बावजूद इन बैंकों को लेके चिंताएं बनी हुई हैं। और आप फिर ये मामला आया, इससे पहले पीएमसी बैंक का था, यस बैंक का आपने जिक्र किया। तो बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई जैसे सख्त रेगुलेटर, आरबीआई को दुनिया के सबसे सख्त बैंकिंग रेगुलेटर के तौर पर देखा जाता है, उसके बावजूद
इन बैंकों में इस तरह के कहिए कि डूबने के कगार पे ये बैंक पहुंच जाते हैं, लोगों का पैसा डूबने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये सारे, और इस बैंक में भी 13 फरवरी से आरबीआई ने जो रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं उनको लागू किया है। अगले 6 महीने तक ये सारा विड्रॉल पे रोक, ये सारी रोक लगी रहेगी। और इसके बाद जो डिपॉजिटर्स हैं उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने जो क्लेम्स हैं वो दाखिल करें, आरबीआई देखेगा, तब तक कोई नहीं पैसा निकलेगा। जो वो क्लेम दाखिल करेंगे उसके बाद उनको पैसा निकालने का मौका मिलेगा। एक और बात है, आरबीआई ने ये भी कहा है कि ये हमने डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में ये कदम उठाया है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सर, इनकी जितनी भी ब्रांचें हैं उसके बाहर लोग कतार में लगे हैं कि इनका पैसा किसी तरह से निकल जाए, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। हमने पीएमसी की बैंक के केस में भी देखा था कि लोगों के पास कुछ विकल्प बचता नहीं है। अब जिनका पैसा है, जिन्होंने बड़ी बड़ी एफडीज करा रखी होती हैं कि ज़्यादा ब्याज मिलेगा, अब उनके पास विकल्प क्या है, आखिर वो करें क्या, उनको करना क्या चाहिए? अगर हम येस बैंक के केस से देखें या फिर पीएमसी बैंक के केस से देखें, जो लर्निंग्स हैं या फिर किस तरह से पैसा बाहर आ सकता है वहाँ से, लोगों को करना क्या चाहिए? आगे फॉरवर्ड लुकिंग तो है ही है, लेकिन अब जो पैसा फंसा हुआ है उसके लिए, उसको निकालने के लिए क्या विकल्प है लोगों के पास? देखिए, एक तो आरबीआई ने बोल दिया है कि आप अपने क्लेम फॉर्म जमा कीजिए, आपका कितना पैसा जमा है, आपके खातों की डिटेल्स संभवतः किसी फॉर्म के जरिए या दूसरे माध्यमों से आरबीआई को आपको वहाँ पे जमा कराना होगा। आरबीआई लिक्विडिटी की स्थिति देखेगा कि बैंक के पास पैसा कितना है इसको चुकाने के लिए। तीसरा, जो इंश्योरेंस गारंटी मिली है डिपॉजिट्स पे आपके, चाहे सेविंग हो अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, 5 लाख तक की लिमिट है। अगर आपका 5 लाख तक का रुपया किसी बैंक में जमा है और बैंक डूबता है तो उस पैसे की रिकवरी की गारंटी है। उससे ऊपर का पैसा है तो वो कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो शायद बैंक के लिक्विडेट होने या मर्ज होने जैसी बहुत सारी जो प्रक्रिया है उसके बाद तय होगा। लेकिन 5 लाख तक का डिपॉजिट सेफ है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस और जो इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस का जो गारंटी स्कीम है उसके तहत ये पैसा, पहले 1 लाख रुपए इसकी लिमिट थी, तो कम से कम 5 लाख रुपए अगर लोगों का निवेश है, वो पैसा बैंक में आपका सेफ है। मिलेगा कब, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, कितना समय लग जाता है सर इसमें? जो कह रहे हैं कि आप जो क्लेम्स हैं वो लोग दाखिल करेंगे और उसके बाद ये जो 5 लाख तक की भी इंश्योरेंस वाली जो बात होती है, जिसको हाल ही के सालों में बढ़ाया भी गया था, ये कब तक हो जाता है, कब तक पैसा आ जाता है, इसमें कितना समय लगता है? नहीं, मुझे लगता है 6 महीने का तो टाइम आरबीआई ने ही दिया है, जहाँ पे कि वो पूरी तरह से सुपरविजन करेंगे, निगरानी करेंगे, बैंक को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद या तो अगर इन बिटवीन चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं तो शायद लोगों को मौका मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये चीज़ें और लंबी खिंच सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब गहराई से ऑडिट होंगे, चीज़ों के जानकारी आरबीआई तक पहुंचेगी तो पता चलेगा बैंक के पास फंड्स कितने हैं, क्या किसी तरह के डाइवर्जन हुए हैं, क्या किसी तरह का दूसरा संदेह है वो क्या बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जब सारा निकल के आएगा उसके बाद अकाउंट्स देखे जाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जा सकता है वो आरबीआई इसको देखेगा। चलिए, तो एक बड़ा मामला सामने आता हो देखा है। जाहिर सी बात है, आपकी जो ज़िंदगी भर की कड़ी कमाई होती है, मेहनत की कमाई होती है, वो बैंक में आप इसीलिए रखते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे, उसके ऊपर ब्याज आए, जिससे आप अपने जो जिम्मेदारियां होती हैं उनका निर्वाह कर पाएँ। लेकिन जिस तरह से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर ये मामला सामने आया है, लगता नहीं है कि जिन लोगों का पैसा इसमें है वो बहुत जल्द उनके हाथ में आता हो दिखेगा। 5 लाख की इंश्योरेंस की गारंटी ज़रूर होती है आपके डिपॉजिट्स के ऊपर, लेकिन वो भी पैसा कब तक आएगा, ये काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो मामला है कैसे पैन आउट होता है। क्योंकि पीएमसी बैंक के केस में हमने देखा था, उसके तार शायद किसी रियल एस्टेट डेवलपर के साथ जुड़े हुए थे, तो वो इस बैंक का क्या मामला है कि कब तक इसकी रिकवरी हो पाएगी, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इस बैंक के पास लिक्विडिटी की पोजीशन कैसी है। असल बात जो है संदीप जी, वो ये है कि जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं, चाहे पीएमसी हो या यस बैंक हो या कोई और बैंक हो जिस इस तरह की इंसिडेंट में फंसे हैं, सबसे बड़ा हिट जो लगता है वो कस्टमर्स को लगता है, डिपॉजिटर्स को लगता है। उनका भरोसा, भले छोटा तबका हो या बड़ा तबका हो, उनका भरोसा डिग जाता है पूरे बैंकिंग सिस्टम से। उनका भरोसा इस बात से डिग जाता है कि आखिर सबसे सेफ माने जाने वाले जो ठिकाने हैं वहां पर भी उनका पैसा सेफ नहीं है, और यहां से पूरे के पूरा क्राइसिस और एक बेचैनी लाखों करोड़ों लोगों के अंदर पैदा होती है कि आखिर वो पैसा अपना लगाएं कहां पे। तो कई परिवार हैं जो कि इस तरह के जब कदम आते हैं या फैसले आते हैं रेगुलेटर्स की ओर से, उसके उनके जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप दिक्कत में आ जाते हैं तो आपका परिवार
फिजिकली भी, मेंटली भी और वैसे भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ जाता है। तो ये एक बहुत ही कड़ा फैसला है जो कि आरबीआई की ओर से आता हुआ दिखे। इसके जो रिपरकशंस हैं, इसके जो इम्पैक्ट हैं, वो काफ़ी लोगों के जीवन के ऊपर आते हुए दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे परिवार हैं जो कि एक बैंक के साथ लिंक्ड होते हैं, अपना ज़िंदगी भर की जो कमाई है, जो पैसा है, वो एफडी में या फिर सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको वो इस्तेमाल कर सकें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएं। लेकिन ये जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर बैन की खबर आई है, जाहिर सी बात है ये काफ़ी दिक्कत की बात है उन डिपॉजिटर्स के लिए, उन ग्राहकों के लिए जो कि इस बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखना ही होगा कि इस मामले में किस तरह से अपडेट आते हैं, क्या क्या जांच में चीज़ें निकल के सामने आती है, और उसी पे ही निर्भर करेगा कि आपका पैसा अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो कब तक लौटता हुआ नजर आएगा। और 5 लाख की जो इंश्योरेंस की भी बात है जो कि आरबीआई करता है, किसी भी डिपॉजिटर के लिए रखता है, वो भी आपको कब तक मिलता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे इस मामले को लेकर लगातार मनी 9 आपको वो अपडेट्स देता रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आपकी जेब से जुड़ी हुई, आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हैं उनको देखने के लिए मनी 9 के साथ आप लगातार बने रहिए। तो मुझे और प्रवीण जी को इजाजत दीजिए। सर बहुत धन्यवाद ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन लगातार आपको इस मामले पर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।